दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जो बातें की थी वो थी कि संज्ञा संज्ञा की परिभाषा, उसके प्रकार और संज्ञाओं का विभिन्न प्रयोग, इसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो बिंदु है वो नया बिंदु होगा, यानी कि संज्ञा से आगे वाला क्रम विकारी शब्दों में सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिंदु हमारा है सर्वनाम। और सर्वनाम जो बिंदु है, कहने का मतलब विकारी और जो अविकारी जो शब्द हैं वो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम जो है ये बिंदु भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस बिंदु की तरफ विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर इस शब्द को अगर हम देखें तो सर्व को हम अलग करें और नाम को अलग करें। कहने का मतलब इस शब्द को खंडित करें तो सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम अपने आप में है, तो यानी कि सब का नाम। यहाँ पर इस बात को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे कि जो संज्ञा की बात आई तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? सर्वनाम, सबका नाम, अर्थात सबका तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ? संज्ञा हुआ। कहने का मतलब जो संज्ञा जो है यानी कि सारी संज्ञाओं के नाम क्या है? सर्वनाम। इस बात को हम परिभाषित करें तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे परिभाषा के तौर पर बात करें, हम परिभाषा के तौर पर बात करें तो हम इस बात को यूं कहेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, और उदाहरण में मोहन जयपुर गया, वह कल आएगा। अब यहां पर जो बात आई कि मोहन कौन है? संज्ञा। मोहन कौन है? संज्ञा। आगे यहां पर देखिए मोहन जयपुर गया, वह कल आएगा। अब यहां पर अगर हम मोहन शब्द रखते तो यानी कि मोहन कल आएगा, तो ऐसी स्थिति में यहां पुनरुक्ति हो गई, और जब पुनरुक्ति हो जाती है तो ये एक तरह से दोष माना जाता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए हमेशा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यानी कि भाषा में सुंदरता लाने के लिए या भाषा का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जयपुर गया, वह कल आएगा, अर्थात वह कौन? मोहन आएगा। कौन आएगा कल? मोहन आएगा। अब वह शब्द किसके स्थान पर आया? यानी कि मोहन के स्थान पर आया। ऐसी स्थिति में यहां पर ये क्या है? सर्वनाम है। ये तो बात हुई सर्वनाम के बारे में। अगला जो हम बिंदु ले रहे हैं इसी क्रम में, तो वो अपना जो बिंदु है वो है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। दोस्तों सर्वनाम के प्रकारों की जहां तक बात आती है, इस मामले में आप सभी जानते भी हैं, समझते भी हैं। यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं।
6 प्रकार होते हैं। एक बात तो ये सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। यहां पर इस शब्द के बारे में बता दूं, यानी कि ये जो शब्द है वो यूं भी लिखा जाता है, यूं भी लिखा जाता है और यूं भी लिखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मानक जो रूप है, यानी कि परिनिष्ठित रूप है, शुद्ध रूप है, वो इसको माना जाता है। इसलिए यहाँ पर इस शब्द के बारे में अवश्य ध्यान रखिएगा कि 6 इस प्रकार से लिखा जाता है। वहीं पर दूसरी जो बात है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को मैं विशेष रूप से चिन्हित करूंगा कि सर्वनाम जो है, यानी कि कुल वो 11 माने गए। कामता प्रसाद गुरु ने इनको 11 माना। इनकी संख्या जो बताइए वो 11 बताइए। अच्छा, 11 में जैसे मैं, तू, आप, कोई, कुछ, जो, सो, वह, यह, क्या, कौन, यानी कि इस प्रकार से ये 11। मैं, तू, आप, कोई, कुछ, जो, सो, वह, यह, क्या, कौन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कामता प्रसाद ने 11 सर्वनाम माने, और इनमें शब्द इन्होंने शामिल नहीं किया हम जो शब्द है वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उसके बाद में, यानी कि जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, भाषा व्याकरण का विकास होता गया, इनमें कुछ शब्द और भी शामिल हुए। पर यहाँ पर जो मूल प्रश्न, यानी कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनता है ना, तो वो बात यह है कि कामता प्रसाद गुरु ने कितने सर्वनाम बताए? 11। अब हम बात करते हैं, यानी कि इसका जो पहला जो बिंदु है, यानी कि इसके जो प्रकार जो हैं 6, इन 6 प्रकारों पर हम बात करते हैं। और 6 प्रकारों पर बात करते हुए इस बात को हम समझते हैं, और आप लोगों ने भी इस बात को जाना है, समझा है, आप लोगों को इस बात का ध्यान भी है कि जो 6 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। उन 6 प्रकारों में सबसे पहले जो सर्वनाम आ जाता है वो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में दूसरा जो सर्वनाम है वो आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो इसका भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी क्रम में अगला जो बिंदु है वो है अपना संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो इसका बिंदु है वो है, या पांचवा जो इसका भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसका अंतिम जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर जो बात आई, सबसे पहले जो बात है वो बात कौन सी है?
यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा यहाँ पर कौन सा आ गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इनमें सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे यानी कि जो निजवाचक जो प्रश्न पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए यहाँ पर एक बात का अपने को ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हमारे दिमाग में एक विचार ये आ गया कि ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही आता है, तो ये बात गलत है। अर्थात यहाँ पर जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो सिर्फ पुरुष के लिए नहीं आता। इस बात को समझने के लिए हमें एक छोटी सी जो ट्रिक है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये बात कहता है, ये क्या करता है, बात कहता है, और ये जो व्यक्ति है बात को सुनता है। ये दोनों भी यानी कि दोनों जिस रूप में बात कर रहे हैं वो, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति। कहने का मतलब एक बात कहने वाला, एक बात सुनने वाला, और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई तीसरा आदमी है। तो जो बात कहता है उसको तो कहा जाता है यानी कि वक्ता। जो बात कहता है उसे कहते हैं वक्ता, और जो बात सुनता है उसे कहते हैं श्रोता। ये दोनों ही जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई अन्य व्यक्ति है, वो कोई अन्य व्यक्ति है। अब इस बात को हम यूं स्पष्ट करें या यूं कहेंगे कि जो वक्ता जो होता है वो तो होता है उत्तम, और जो सुनता है वो हो गया मध्यम। कई बार मध्यम की बात करते हैं ना कि वह एक मध्यम है, तो दूसरा व्यक्ति हो गया। और ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो तो अन्य है ही है। इसका मतलब ये है यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। अर्थात पुरुषों की संख्या कितनी, 3। यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इस पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कितने, 3। और 3 जो पुरुष हैं वो कौन कौन से हुए, 3 पुरुषों में कौन कौन से, इन्हीं बात को ले लेंगे हम। देखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। ये बात हुई। अब इसको समझ लीजिए, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें क्या है कि 3 पक्ष होते हैं। एक व्यक्ति या 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो बात को कहता है, दूसरा व्यक्ति है और वो बात को सुनता है, और ये दोनों व्यक्ति जिसके बारे में बात करते हैं वो तीसरा व्यक्ति होता है, या तीसरी कोई स्थिति होती है। कहने वाला जो व्यक्ति है उसको वक्ता बोलते हैं, सुनने वाला जो व्यक्ति है उसको श्रोता बोलते हैं, और यानी कि जो तीसरा है वो अन्य है। अब जो वक्ता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, जो श्रोता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और ये दोनों जिसके बारे में बात करते हैं जो कि अन्य ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अन्य। ये बात हुई किसकी, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम को हम परिभाषित तौर पर या परिभाषित करते हुए और इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा,
सबसे पहले इसको हम परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित करते हुए हम इस बात को यूं कर सकते हैं कि वे शब्द जो कहने वाले अर्थात वक्ता सुनने वाले अर्थात श्रोता, यानी वे शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के स्थान पर, अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बात हुई किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब यानी कि पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं। अब 3 में जो है सबसे पहले वो आ गया उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? वक्ता के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द, वक्ता के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द वो उत्तम पुरुष होते हैं। और उत्तम पुरुष लिए जैसे इसका उत्तम पुरुष का हम उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, दूसरा उदाहरण हम सब बैठे हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर जो उत्तम पुरुष है उसमें मैं और हम, यानी कि मैं उत्तम पुरुष जो यानी कि स्वयं के लिए, हम यानी कि एक से अधिक हैं तो उनके लिए यहाँ पर यह प्रयुक्त हुआ है। ऐसी स्थिति में इसका जो आगे वाला जो भेद है यानी उत्तम पुरुष है, अगला जो दूसरा भेद है जिसके बारे में हमारी बातचीत हुई है अभी, वो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में बात आई थी श्रोता की। इस बात को हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि वे शब्द जो सुनने वाले के लिए अर्थात श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक
मध्यम पुरुष कहते हैं। और इसमें जो शब्द हैं वो शब्द हैं तू, तुम और आप। और इन शब्दों के बारे में अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे तू जो शब्द है इसकी कुछ कंडीशन है। तो तू शब्द, पहली बात तो यह है कि आजकल ये एक तरह से प्रचलन में नहीं है। तू की जगह यानी कि जो तुम शब्द है वो काम में लिया जाता है। तो तू शब्द है वो दो रूपों में काम में आता है। एक तो तुम, यानी कि जैसे कि तुम के रूप में वहीं पर तू जो शब्द है वो बराबर वाले के लिए, बराबर वाले के लिए। तीसरे रूप में अगर हम बात करें तो कहेंगे अपने से छोटे के लिए, और वहीं पर किसी के लिए हीन भाव दर्शाने के लिए। और किसी के लिए बहुत बड़े यानी कि या यूं कहेंगे श्रद्धा भाव जताने के लिए, श्रद्धा भाव बताने के लिए। कहने का मतलब जो तू शब्द है और वो एक तो तुम के रूप में, क्योंकि तू की जगह तुम है और वो प्रचलन में आ गया। वहीं पर जो तू शब्द है और वो बराबर वाले के लिए, यानी कि बराबर वाला, उसे हम करें तू क्या कर रहा है, तू कहाँ था। वहीं पर कोई अपने से छोटा है यानी कि छोटे बच्चे के लिए, स्वयं से अगर छोटा तो उसके लिए। अगर कोई मान लीजिए कि किसी के प्रति हीन भाव दर्शाना है, ऐसी स्थिति में जैसे कि तू चला क्यों नहीं गया, तू यहीं बैठा है क्या। और फिर यानी कि अंतिम जो बिंदु है वो है श्रद्धा भाव के रूप में। और श्रद्धा भाव के रूप में अगर हम इसको उदाहरण के रूप में लें तो जैसे कि हे परमात्मा, हे परमात्मा अब तू ही है, हे परमात्मा अब तू ही है। तो यहां पर यानी कि ये बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग हुआ। ये तो बात हुई तू शब्द की। अब यहां पर जो है तुम यानी कि तुम के रूप में प्रयुक्त है। अब आप वाला जो शब्द है यानी कि आप, ये हमेशा तुम के रूप में प्रयुक्त होता है। किस रूप में, तुम के रूप में। जैसे आप बैठिए, और ये तब प्रयुक्त किया जाता है जब अगले के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान का भाव रखा जाता है, तो वहां पर आप शब्द काम में लिया जाता है। ये बात हुई यानी कि मध्यम पुरुष की। अब हम जो बात कर रहे हैं आगे वाला जो हमारा बिंदु होगा वो है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में यानी कि वक्ता और जो श्रोता हैं और वो दोनों जिसके संदर्भ में बात कर रहे होते हैं और वो कौन है, अन्य पुरुष है। तो तीसरा जो बिंदु हमारा अन्य पुरुष। और इसे परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वक्ता और श्रोता द्वारा जिसके संबंध में
बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब यहां पर जो समझने वाली जो बात है वो ये है कि जैसे वक्ता यानी कि बोलने वाला, कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी कि कोई तीसरा ही है, यानी उसके बारे में बात करते हैं, तो वहां पर वो क्या, कौन सा पुरुष कहलाता है, अन्य पुरुष। और इसके लिए जो मूल जो शब्द है वो है ये है वे, वह। अब इसके उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में जैसे ये मेरे मित्र हैं, ये सब ईमानदार हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो यहां पर आ जाएगा, ये है मेरी पुस्तक है, ये है बहुत अच्छी है। तीसरा इसका उदाहरण हम लें तो ये हो जाएगा, वे सब चले गए। वहीं पर वह बैठा है। ये चार उदाहरण जैसे हमने लिए। अब यहाँ पर जो समझने वाली जो बात है कि अन्य पुरुष की जो बात आए, तो अन्य पुरुष के संदर्भ में हम यहाँ पर अगर पहचान करें तो देखिएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, और यहाँ ये सारे के सारे क्या है, अन्य पुरुष। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, वो बात है कि यहाँ पर ये जो शब्द है और यहाँ पर ये है शब्द, यानी कि ये अन्य पुरुष में नहीं है। ये और यह जो शब्द हैं या अन्य पुरुषवाचक जो शब्द हैं, वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और जो दूसरा वाक्य जो है, यानी कि दूसरे वाक्य में जो प्रयुक्त जो शब्द होता है वो क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है। यहाँ पर वे सब चले गए, वह बैठा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि देखिए, इसमें कर्ता कौन, इसमें जो कर्ता है वो कौन है, वे। इसमें कर्ता कौन है, वह है। और यहाँ पर कर्ता कौन है, ये बहुत अच्छी है, कौन, ये है। और वहीं पर इसमें ये, कहने का मतलब ये है कि जो अन्य पुरुष युक्त जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में हमेशा ये कर्ता के रूप में आते हैं। यहाँ पर ये कर्ता के रूप में नहीं आए, ये मेरे मित्र हैं, कौन है, मित्र। यहाँ पर बात आई ये है, तो यहाँ पर भी यानी कि ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त न होने की स्थिति में क्या है, यहाँ अन्य, यानी कि कर्ता की स्थिति में अगर प्रयुक्त नहीं होता तो वहां पर फिर वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता। और यहाँ पर ये इस जगह पर और इस वाक्य में यहाँ पर वे सब चले गए, वह बैठा है, यहाँ पर ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये चारों जो शब्द हैं वो किस रूप में है, अन्य पुरुष के रूप में है, यानी कि अन्य पुरुषवाचक शब्द हैं। पहले दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बस इतना ही, और अब हम नए बिंदु के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।